लर्न इंग्लिश विद रीचर। अब रीचर क्या है? रीचर एक वेब सीरीज़ है जो इसी साल 2022 में अमेजन प्राइम में 4 फरवरी को रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर का नाम है जैक रीचर। नाम तो सुना ही होगा। खैर, जैक रीचर एक वेटरन मिलिट्री पुलिस इन्वेस्टिगेटर होता है जो गलती से एक झूठे मर्डर केस में फंस जाता है। अब वैसे तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन एक सीन है जिसमें जैक रीचर एक डॉग को फीड कर रहा होता है। इसके बाद उस डॉग का सो कॉल्ड ऑनर आकर रीचर को और उसके दोस्त कैप्टन फिनले को झगड़ा करने लगता है, और आज हम इसी सीन की हेल्प से इंग्लिश समझने वाले हैं। सो कीप इट अप एंड लिसन टू मी। The hell's going on here? This your dog, sir? That was my uncle's. Died a few weeks ago. I didn't want the mutt, but now I got it. It? What's his name? Was a barn dog, got no name. Now, I told you the other day to stay the hell out of my yard. Negligent care of an animal is a misdemeanor, Margrave. $500 fine up to 10 days in jail. Everything going on in this town, and you're worried about a dog. This how they policed up in Boston? Don't make me come back and cite you, sir. Rachel, come on. The hell's going on here? This your dog, sir? इस सीन में जैक रीचर किसी घर में जाता है और एक वहां पर उसे कुत्ता मिलता है। उस कुत्ते को वो खाना खिलाना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही उसे वो खाना खिलाना स्टार्ट करता है तो उस कुत्ते का जो ऑनर है वो वहां पर आ जाता है, और वहां पर आने के बाद में बोलता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और इस सेंटेंस को अभी हम समझते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, तब हमारा मतलब होता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी के पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। हमारे इस सेंटेंस में कुछ तो चेंज हमें देखने को मिला है। इस सेंटेंस में हमें व्हाट के बाद और इसके पहले द हेल देखने को मिला है, जो इस सेंटेंस को थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में ले जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें प्यार से सेंटेंस बोलना होता है कि क्या चल रहा है, तब हम बोलते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन अगर हमें गुस्से में सेंटेंस को बोलना होता है क्या चल रहा है, तो हम बोलते हैं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये डॉग ओनर इस डॉग को टाइम पर खाना नहीं देता, तो इस बात को कैप्टन फिनले, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, क्लैरिफाई करना चाहता है, और वो डॉग ओनर से पूछता है दिस योर डॉग सर। अभी इस बात को समझने से पहले, इस सेंटेंस को समझने से पहले, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दूसरी चीज़ हिंदी में समझाना चाहता हूँ। मानो कि आपके पास एक बुक रखी है और मैं उस बुक को लेने के लिए आपके पास में आता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या ये बुक आपकी है। अब जो मैंने सेंटेंस बोला है क्या ये बुक आपकी है, ये पूरा का पूरा एक ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं आम बोलचाल की भाषा में ये भी तो बोल सकता हूँ ये बुक आपकी है। अब यहाँ पर मेरे जो हाव भाव है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बुक आपकी है। तो ऐसा ही कुछ सेंटेंस में यहाँ पर भी यूज हुआ है। दिस योर डॉग सर, ये कुत्ता आपका है। सिंपल, दिस योर डॉग सर, ये कुत्ता आपका है। That was my uncle's. Died a few weeks ago. I didn't want the mutt, but now I got it. नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग ओनर कैप्टन फिनले से कहना चाहता है कि ये डॉग उसका नहीं है, उसके अंकल का है, इसलिए वह कहता है इट वॉज माई अंकल्स। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर इट उस डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माई अंकल के बाद लगा अपॉस्ट्रोफी उस डॉग के पोजीशन के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर इट का ही यूज़ क्यों किया गया, डायरेक्ट द डॉग का यूज़ क्यों नहीं किया गया? इसका सीधा सा आंसर है, जब आप किसी सब्जेक्ट को पहले मेंशन कर रखे होते हो तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और इसीलिए सेंटेंस में द डॉग की जगह इट का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग ओनर कहता है ही डाइड अ फ्यू वीक अगो, जिसका मतलब होता है वह कुछ हफ्तों पहले मर चुके हैं। अब इस सेंटेंस में उस डॉग ओनर के अंकल के बारे में बात करी जा रही है जिनका वह कुत्ता है और वो मर चुका है, इसलिए यहाँ पर ही का यूज़ किया गया है। अब इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट है वह है अ फ्यू।
अ फ्यू का यूज स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स के साथ में किया जाता है जिसका सेंस निकल करके आता है कुछ, यानी कि सम, जैसा कि अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू टेबल्स, अ फ्यू पेन्स। इन सभी एग्जाम्पल्स में कुछ की मात्रा को ही यूज में लिया गया है। अब हमारे सेंटेंस में देखें तो डॉग ओनर कहना चाहता है कि उसके अंकल की डेथ कुछ हफ्तों पहले हो चुकी है। यहाँ पर भी कुछ का असर हमको देखने को मिला है, इसलिए सेंटेंस में अ फ्यू वीक्स का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग ओनर कहता है आई डिड नॉट वॉन्ट द मट। अभी सबसे पहले तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हमको द मट का मतलब समझ में आना चाहिए। द मट का मतलब होता है फुलिश, पागल। बेसिकली मट का मतलब होता है फुलिश, पागल। और यहाँ पर दा लगा है ताकि सर्टेनिटी दिखा सके उस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में। तो द मट का मतलब हो गया पागल, फुलिश। आई डिड नॉट वांट मतलब मैं नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट मैं नहीं चाहता था द मट, इस पागल को। बट नाउ आई गॉट इट, बट नाउ आई गॉट इट। सो बट का मतलब लेकिन, नाउ का मतलब अब, आई गॉट इट मुझे ये मिल गया है। इसलिए अब ये सेंटेंस का मतलब हो गया लेकिन अब यह मुझे मिल गया। It? What's his name? Was a barn dog, got no name. Now I told you the other day to stay the hell out of my yard. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ, जिसमें रीचर डॉग ऑनर की बात को सुन चुका होता है और उसकी बात का रिप्लाई करने जा रहा होता है। पहले तो ध्यान दीजिए, बार बार जब डॉग ओनर कुत्ते के बारे में बात कर रहा होता है तो वो इट इट करके बात करता है, तो वो बात रीचर को अच्छी नहीं लगती है। तो वो बोलता है इट क्वेश्चन मार्क व्हाट इज हिज नेम। इट व्हाट्स इज नेम। इट का मतलब तो आपको पता ही है, सीधा ये है व्हाट्स इज नेम, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो बताओ, इसका नाम क्या है। तुम बार बार इट करके बात कर रहे हो, इसलिए इट व्हाट्स हिज नेम। अब भी सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट है, समझने के लायक है, वो है व्हाट इज। क्या यहाँ पर व्हाट इज का यूज किया गया है, व्हाट इज का यूज हम कब कब कर सकते हैं वो हमको सीखना है। जब आपको किसी भी चीज के बारे में पूछना होता है तो हम डायरेक्ट व्हाट इज और व्हाट आर का यूज करते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये काम या तो स्टैटिक होगा या फिर प्रेजेंट में होगा। अब मैं आपको इन दोनों सिचुएशन जो कि स्टैटिक है और प्रेजेंट है उसमें व्हाट इज या फिर व्हाट आर का एक यूज करके बताता हूँ। जैसे अगर आपको किसी का नाम पूछना है या फिर सामने वाले का आपको नाम पूछना है तो आप क्या बोलते हो, व्हाट इज योर नेम। अब वो उसका जो आंसर होगा नेम के रूप में वो कुछ भी होगा, लेकिन वो स्टैटिक होगा। वो ना प्रेजेंट में चेंज होगा, ना पास्ट में चेंज होगा, ना वो फ्यूचर में चेंज होगा। तो व्हाट इज योर नेम, नेम हमेशा के हमेशा स्टैटिक होगा। अब इसका जो जवाब होगा, जैसे कि मैं बोलूँ माय नेम इज आयुष, तो मेरा नाम यहाँ पे आयुष है, वो भी स्टैटिक ही हुआ। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में इसके देखें तो एक एग्जांपल हमने हमारे पहले वाले इस जस्ट एग्जांपल्स में भी देखा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस सेंटेंस में भी आपने डायरेक्ट सीधा एक क्वेश्चन ही तो पूछा है, और इस क्वेश्चन पूछा है इसीलिए यहाँ पर व्हाट इज का यूज किया गया है। अब कई सेंटेंस में अब व्हाट इज का यूज करते हैं, व्हाट आर का यूज करते हैं, लेकिन वो करते कब है वो अलग वीडियो की बात है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज और व्हाट आर आप इजीली पहचान सकते हैं और इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको यूज भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सीन में डॉग ओनर रीचर की बात का रिप्लाई करता है और कहता है इट वॉज ए बार्न डॉग। बार्न डॉग का मतलब होता है फार्म हाउस में रहने वाला कुत्ता। इस सेंटेंस में इट रिप्रेजेंट कर रहा है उस कुत्ते को और बोल रहा है इट वॉज ए बॉर्न डॉग। अब यहाँ पर जो वाज आया है वो आपको पास्ट का सीन दे रहा है, यानी कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो पास्ट की है, यहाँ पर प्रेजेंट की नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस का मतलब निकल करके आता है कि यह एक बार्न डॉग था। गॉट नो नेम, गॉट नो नेम मतलब कोई नाम नहीं है। इस सेंटेंस को तोड़ते हैं तो गॉट का मतलब मिलना होता है, ये सेकंड फॉर्म हो गया, तो गॉट का मतलब मिलना हो गया और नो नेम का मतलब कोई नाम नहीं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब होगा कि इसे कोई नाम नहीं मिला। नेक्स्ट सेंटेंस में आता है नाउ आई टोल्ड यू द अदर डे टू स्टे द हेल आउट ऑफ माय यार्ड। अभी इस सेंटेंस को समझने से पहले द हेल के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में ही, जहां पर हमने व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर को एक तरीके से स्टडी किया था। तो द हेल तो क्या है, द हेल तो एक किसी भी सेंटेंस को इनफॉर्मल बनाने का थोड़ा सा एक तरीका है। तो हम द हेल को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा उस सेंटेंस को पढ़ेंगे नाउ आई टोल्ड यू द अदर डे टू स्टे आउट ऑफ माय यार्ड। अब स्टे आउट ऑफ माय यार्ड को समझने से पहले हमको स्टे आउट ऑफ समथिंग को समझना पड़ेगा, जो कि इसका बेसिक है। जब कोई आपसे स्टे आउट ऑफ समथिंग कहना चाहता है तो वो आपसे उस चीज से दूर रहने के बारे में कहना चाहता है।
अब डिपेंड इस बात पे करता है कि वो चीज़ कौन सी है। अगर वो आपसे किसी प्लेस और लोकेशन के बारे में बात करता है तो वो आपसे कहना चाहता है कि स्टे आउट ऑफ दिस प्लेस, यानी कि आप इस जगह से दूर रहिए, जैसे कि आपको अभी सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल है आई टोल्ड हर टू स्टे आउट ऑफ माई रूम। अभी सेंटेंस में आई टोल्ड हर का मतलब मैंने उससे कहा था, लड़की है जिससे कहा था, मैंने उससे कहा था। टू क्या कहा था? टू स्टे आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से दूर रहने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, अगर वो किसी लोकेशन के बारे में बात ना करके किसी काम में इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहा है, अगर वो किसी लोकेशन के बारे में बात ना करे और वो काम में किसी दूसरे काम में इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करे, तो वो हमसे कहना चाहता है कि आप इस काम में इन्वॉल्वमेंट से दूर रहिए। अब जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा अभी, प्लीज ट्राई टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। प्लीज कृपया, ट्राई टू कोशिश करें, टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल मुश्किल में पड़ने से दूर रहने की। अब कहने का मतलब इतना है कि कृपया मुश्किल में पड़ने से दूर रहने की कोशिश करें। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज नॉट योर बिजनेस सो स्टे आउट ऑफ इट। अभी वो कह रहा है कि दिस इज नॉट योर बिजनेस, यह आपका मामला नहीं है, यह आपका बिजनेस नहीं है, सो इसलिए स्टे आउट ऑफ इट, आप इस मामले से, आप इस बिजनेस से दूर रहिए। तो आई होप कि आपको स्टे आउट ऑफ समथिंग का यूज समझ में आ गया होगा। अब हमारे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसमें वो कह रहा है टू स्टे आउट ऑफ माई यार्ड। अब इसमें डॉग ओनर कहता है कि मेरे जो यार्ड है उससे दूर रहिए। अभी सेंटेंस को, ये तो सिर्फ एक स्टे आउट ऑफ माई यार्ड का ही मैंने आपको मतलब बताया, लेकिन अभी सेंटेंस को पूरे के पूरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आई टोल्ड यू द अदर डे टू स्टे द हेल आउट ऑफ माई यार्ड। नाउ का मतलब अब, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, दी अदर डे, दी अदर डे का मतलब होता है उस दिन, टू स्टे आउट ऑफ माई यार्ड, रहने के लिए मेरे यार्ड से, मैंने तुमसे उस दिन मेरे यार्ड से दूर रहने के लिए कहा था। ये इसका करेक्ट तरीके से एक हिंदी में मतलब होगा। Negligent care of an animal is a misdemeanor, Mulgrave. $500 fine up to 10 days in jail. अब ये जो सीन आपने देखा, इसमें कैप्टन फिनले को डॉग ओनर की कही हुई बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो डॉग ओनर से कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं और वही आपने अभी पिछले वाली क्लिप में सुना भी है। नेग्लिजेंट केयर ऑफ एन एनिमल इज अ मिसडेमिनर इन मार्ग्रेव। अभी पहले इस सेंटेंस को समझाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ों का मतलब बता देना चाहता हूँ। नेग्लिजेंट केयर का मतलब होता है लापरवाही से की जाने वाली देखभाल, और मिसडेमिनर इन मार्ग्रेव, मिसडेमिनर का मतलब होता है एक ऐसा क्राइम जो ज़्यादा सीरियस नहीं होता, और मिसडेमिनर इन मार्ग्रेव एक इडियम है जो यूएस के सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मिसडेमिनर इन मार्ग्रेव का जो पूरा मतलब होता है वो है अ क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस। तो अभी सेंटेंस को देखते हैं। नेग्लिजेंट केयर ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की लापरवाही से की जाने वाली देखभाल। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब तो देखने को मिलेगी। इज ए मिसडेमिनर इन मार्ग्रेव, एक क्राइम है, एक अपराध है। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया किसी जानवर की लापरवाही से की जाने वाली देखभाल एक अपराध है, या फिर किसी जानवर की लापरवाही से देखभाल करना एक अपराध है। अब सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस में बोलता है $500 फाइन अप टू 10 days इन जेल। इसमें उसने उसकी सजा के बारे में बताया। सजा को देखते हैं क्या है। $500 फाइन, $500 का तुमको फाइन हो सकता है, अप टू 10 days इन जेल, और 10 दिनों तक की तुमको जेल भी हो सकती है, ऐसा उसने कहा। $500 फाइन अप टू 10 days इन जेल, 10 दिनों तक की जेल। अब इस सेंटेंस में अप टू का यूज यहां पर हमने किया है। अप टू को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टू कहां पर यूज होता है और कहां पर नहीं होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है। अप टू का यूज बिल्कुल सही तरीके से इस सेंटेंस में हुआ है, तो उसे देखते हैं। अप टू का यूज लेस देन और इक्वल टू के सेंटेंस में होता है, जैसे यू हैव अप टू 10 मिनट्स, जैसे तुम्हारे पास 10 मिनट तक का समय है। लेकिन जैसे ही समय 10 मिनट से ज़्यादा होता है तो हम अप टू का यूज़ नहीं कर सकते। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अप टू यस्टरडे वी हैड नो आइडिया वेयर द चाइल्ड वाज।
कल तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि बच्चा कहाँ पर था, लेकिन कल बीतते जाने के बाद हमें पता पड़ गया था। इसलिए नहीं पता रहने वाली बात केवल कल तक ही लागू होती है, इसलिए यहाँ पर अप टू का यूज नहीं किया गया है। तो सीधा मोटा मोटा अगर हम कहें तो अप टू का यूज तब होता है जब एक हमको डेडलाइन दे दी जाती है कि उस डेडलाइन से या तो नीचे हमारी बात करी जा रही है या फिर उस डेडलाइन के पॉइंट पे हमारी बात करी जा रही है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। जैसा कि आपको एग्जांपल्स में देखने को मिला, और हमारे वाले एग्जांपल में वापस देखते हैं कि आपको जो जेल हो सकती है वो जेल हो सकती है 10 दिनों तक की, अप टू 10 डेज, 10 दिनों तक। 10 दिन से ऊपर आपकी जेल नहीं होगी, 10 दिनों तक हो सकती है, 10 दिनों से कम भी हो सकती है, 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 10 दिनों तक की तुम्हारी जेल हो सकती है। Everything going on in this town, and you're worried about a dog. This how they policed up in Boston? इस सेंटेंस में डॉग ओनर कहता है एवरीथिंग गोइंग ऑन दिस टाउन एंड यू आर वरीड अबाउट अ डॉग, दिस हाउ दे पुलिस्ड अप इन बॉस्टन। पहला वाला सेंटेंस लेते हैं, एवरीथिंग गोइंग ऑन इन दिस टाउन एंड यू आर वरीड अबाउट अ डॉग। वैसा ही इस सेंटेंस को समझने के लिए इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। एवरीथिंग का मतलब हर एक चीज, प्रत्येक, गोइंग ऑन इन दिस टाउन, इससे टाउन में चल रही है, एंड का मतलब और, यू आर वरिड, आप चिंतित है, अबाउट अ डॉग, एक कुत्ते के बारे में। कहने का मतलब है कि इस शहर में सब कुछ चल रहा है, सारे क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इस शहर में सब कुछ चल रहा है, और तुम एक कुत्ते के बारे में परेशान हो। थोड़ा सा एक टोंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था ये बस, कि इस शहर में सब कुछ चल रहा है और तुम एक कुत्ते के बारे में परेशान हो। दिस हाउ दे पुलिस्ड अप इन बॉस्टन, दिस हाउ, इस तरह से उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, पुलिस्ड अप इन बॉस्टन, बॉस्टन में पुलिस को तैनात किया है। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस हाउ, इस तरीके से, दे, उन्होंने, अब उन्होंने कौन है, जो हायर जो ऑफिसर्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। दिस हाउ, इस तरह उन्होंने, पुलिस्ड अप इन बॉस्टन, बॉस्टन में पुलिस लगा रखी है। Don't make me come back and cite you, sir. Rachel, come on. अब जैसा कि आपने सीन में देखा कि कैप्टन फिनले डॉग ओनर पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहते हैं, डोंट मेक मी कम बैक एंड साइट यू सर, कम ऑन रीचर। पहले वाले सेंटेंस को समझते हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, वो है मेक समवन, मेक मी। तो मेक मी को समझने के लिए पहले हमें मेक समवन को समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। अब मे भी आपको ये मेरी कही हुई बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही मैं आपको सेंटेंस ओके एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको ये पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। मेक मी, मेक समवन का मतलब किसी भी इंसान को मजबूर करना कोई काम करने के लिए। तो उसका सेंटेंस है, दिस सॉन्ग मेक्स मी थिंक ऑफ माई बॉयफ्रेंड। दिस सॉन्ग मतलब ये गाना, मेक्स मी थिंक, मुझे सोचने पर मजबूर करता है, ऑफ माई बॉयफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, कि ये जो गाना है जो चल रहा है वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस मीटिंग वाज सो लॉन्ग, इट मेड मी मिस माय फ्लाइट। कि ये जो मीटिंग है, दिस मीटिंग, यह मीटिंग वाज सो लॉन्ग, बहुत लंबी थी, इट मेड मी मिस माय फ्लाइट, इसने मुझे मेरी फ्लाइट मिस करने का, इसने मुझे मेरी फ्लाइट मिस करने को मजबूर कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, What made him change his mind? तो हमारे इस फिल्ले वाले सेंटेंस में भी मेक का मतलब मजबूर करने से ही रिलेटेड है। तो सेंटेंस को तोड़ करके समझते, डोंट मेक मी, मुझे मजबूर मत कीजिए, कम बैक, वापस आने के लिए, कम बैक का मतलब वापस आना, कम बैक वापस आने के लिए, एंड साइट यू सर, और आपको चेतावनी देने के लिए। कहने का मतलब है, पूरा सेंटेंस बोल के बताता हूं कि डोंट मेक मी कम बैक एंड साइट यू सर का मतलब है, मुझे आपके पास वापस आने और चेतावनी देने के लिए मजबूर मत कीजिए। कम ऑन रीचर, चलो रीचर, कम ऑन रीचर, चलो रीचर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी एक अलग से चीज नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा।